स्वागत है आपका एकलव्य स्नातक पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स फोर्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट है लेजिस्लेटिव प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर्स, जिसको हम कंटिन्यू करेंगे। आज की इस वीडियो में हम यूनिट 2 को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है विधायी प्रक्रिया का समर्थन। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको देखेंगे। और इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप वहां से इसको ले सकते हैं। एकलव्य स्नातक 1 सर्च करके ज्वाइन कर लें और पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, विधायी प्रक्रिया का क्या अर्थ है तथा संविधान में शक्ति का विभाजन किस प्रकार से किया गया है। यानी कि पहले हम जानेंगे कि विधायी प्रक्रिया क्या होती है, उसके बाद संविधान में जो शक्तियां होती हैं, राज्य सरकार के पास कौन सी शक्तियां होती है, केंद्र सरकार के पास कौन सी शक्तियां होती हैं, उनका विभाजन यानी कि उनका क्लासिफिकेशन किस तरह से किया गया है, उन चीजों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक शब्द देख रहे हो, विधायी। ठीक है, विधायी प्रक्रिया या फिर एक शब्द होता है विधि। तो विधि का अर्थ होता है कानून से संबंधित। ठीक है, या फिर जो न्याय होता है, इन चीजों से संबंधित ये शब्द होते हैं विधि। तो विधायी प्रक्रिया वे चरण होते हैं, यानी कुछ ऐसे स्टेप्स होते हैं जिनका पालन विधेयक को कानून बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, यानी कि पहले एक विधेयक आता है, विधेयक को कानून बनाने के लिए जिस भी प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है, उनके अंदर जो चरण होते हैं, स्टेप्स होते हैं, उन्हीं को हम विधायी प्रक्रिया कहते हैं। अब आपको पहले विधेयक और कानून में थोड़ा बहुत फर्क पता होना चाहिए। तो संसद में जब जब भी कोई सदन कोई प्रस्ताव पेश करता है, ठीक है, तो वो होता है विधेयक। और जब वो विधेयक संसद के द्वारा पारित कर दिया जाता है, राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देता है, तो बन जाता है कानून। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस होता है विधेयक और कानून के अंदर में। इस प्रक्रिया में विभिन्न चरणों को शामिल किया जाता है, अलग अलग स्टेप्स होते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि हमने विधेयक लेके आए, वो करवा दिया पास और बना दिया कानून, ऐसा नहीं होता। उसमें अलग अलग स्टेप्स होते हैं। ठीक है, उन स्टेप्स को हम आगे पढ़ेंगे। इस प्रक्रिया में प्रस्ताव को अधिनियम के रूप में परिवर्तित किया जाता है। यानी कि कोई प्रस्ताव आता है, विधेयक आता है, उसको अधिनियम या फिर एक कानून के रूप में उसको परिवर्तित किया जाता है। किसी भी विधायी प्रस्ताव सरकार या सदन के किसी भी सदस्य द्वारा विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, यानी कि जो विधायी प्रस्ताव होता है, कानून से संबंधित कानून बनाने का जो प्रस्ताव होता है, वो सरकार या सदन के किसी भी सदस्य के द्वारा एक विधेयक के रूप में संसद में पेश किया जाता है। ठीक है, एक विधेयक कानून का एक मसौदा होता है। तो कोई भी विधेयक होता है वो कानून का एक मसौदा होता है, उसमें उद्देश्य बता रखे होते हैं, इसकी क्या क्या आवश्यकता होती है, इन चीजों को बता रखा होता है। इसको क्यों इम्प्लीमेंट करना जरूरी है, किस किस स्तर पर इसको लागू किया जाएगा, इन चीजों का मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं ब्लूप्रिंट होता है कानून का। ठीक है, उन्हीं के ऊपर चर्चा की जाती है, उसमें कुछ संशोधन किए जाते हैं, उन चीजों को हम आगे डिस्कस करेंगे। इसे तब तक कानून नहीं माना जा सकता जब तक इसे संसद द्वारा स्वीकृति ना मिले और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर ना हो। यानी कि कोई भी विधेयक, कोई भी प्रस्ताव जो संसद में आता है, उसको तब तक कानून नहीं माना जा सकता जब तक पूरी संसद इसको स्वीकृत ना करे। यानी कि सभी सदस्यों को या फिर जो बहुमत होता है उसको प्राप्त करना चाहिए और राष्ट्रपति के इसके हस्ताक्षर हों। ठीक है, तो तभी वो कानून बनेगा। अब कानून दो तरह का होता है। ठीक है, तो कानून की बेसिकली दो श्रेणियां होती हैं, यानी कि दो कैटेगरी होते हैं। कानून को हम दो तरह में देख सकते हैं, पहले होते हैं सकारात्मक कानून और दूसरे होते हैं नकारात्मक कानून। सकारात्मक कानून यानी कि जो पॉजिटिव, जिसको हम लॉ बोल सकते हैं, ठीक है, वो होते हैं इसमें। तो इसमें क्या किया जाता है कि जो गरीब लोग होते हैं उनके विकास के लिए, उनके कल्याण के लिए योजनाएं चलाई जाती हैं। ठीक है, जो पिछड़े वर्ग होते हैं उनको समाज की मूल धारा में, मुख्य धारा में लाने का काम किया जाता है। ठीक है, समाज को एक समावेशी दृष्टिकोण से देखने की कोशिश की जाती है। इसमें मोटा मोटा कहने का मतलब है, जो हमें कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित करा जाता है ना, वो सारे के सारे कानून सकारात्मक कानून होते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ जो नकारात्मक कानून होते हैं, वो क्या काम करते हैं कि जो लोग होते हैं, जनता होती है, उनको कुछ काम करने को रोकने के लिए इनको लागू किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं, हमारा जो तंबाकू का होता है, ठीक है, तंबाकू को बैन करने की, बीड़ी सिगरेट धूम्रपान को बैन करने के जो लिए जो कानून आते हैं, वो सारे सारे नकारात्मक कानून में आ जाते हैं। सकारात्मक कानून में जैसे आयुष्मान भारत जो योजना है, वो एक इसमें आ जाएगी। ठीक है, तो ये दो कैटेगरी होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। अब शक्ति संरचना का विभाजन। ठीक है, शक्ति यानी कि कुछ पावर्स होती हैं, कुछ सेंटर के पास होती हैं, कुछ अपने स्टेट के पास होती हैं। ठीक है, तो उनका विभाजन किस तरह से किया जाता है, उनको देखते हैं। तो भारतीय संविधान ने 3 सूची प्रदान की है। यानी कि जब संविधान का निर्माण हो रहा था, तो जो निर्माता थे उनको ये लगा था कि हम केंद्र को, राज्य को
हम किस तरह से उनके बीच में शक्ति का जो संतुलन होता है, विभाजन होता है, वो किस तरह से करेंगे। ठीक है, तो उनको ये पता था कि आगे चल के या फिर कुछ टाइम के बाद में ही राज्य और केंद्र के बीच में झगड़े स्टार्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कुछ ऐसे विषय निकाले जो उन पे चर्चा करी। तो उन्होंने उसके बाद में उनको डिवाइड किया गया कि कुछ रहेंगे केंद्र के पास, कुछ ऐसे विषय होंगे जो केंद्र के पास रहेंगे, कुछ विषय होंगे जो राज्य के पास रहेंगे, और कुछ ऐसे कॉमन विषय होंगे जिन पे राज्य और केंद्र दोनों ही कानून बना सकते हैं। ठीक है, तो जो विषय केंद्र के पास होते हैं उस सूची को बोलते हैं केंद्रीय सूची, जो विषय राज्य के पास होते हैं उसको बोलते हैं राज्य सूची, और समवर्ती सूची वो होते हैं जिसपे राज्य और केंद्र दोनों आपसी सहमति में कानून बना सकते हैं। अब जो केंद्र सूची होती है वो पूरे केंद्र के लिए, पूरे देश के लिए कानून बनाएगी और पूरे देश में वो इम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, पूरे देश में सभी लोगों के लिए एक समान होगा कानून। राज्य सूची में अलग अलग जो स्टेट होते हैं वो अपने राज्य के लिए कानून बना सकते हैं और वो उस पर्टिकुलर राज्य में ही लागू किए जाएंगे। समवर्ती सूची में क्या होता है कि कुछ ऐसे कानून होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे विषय होते हैं जिसपे राज्य और जो हमारी केंद्र सरकार होती है सेंट्रल लेवल की, वो दोनों आपसी सहमति में मिलके कानून बना सकते हैं। अगर इन दोनों के बीच में जो टकराव होता है ना, वो तो उस टाइम पे जो केंद्र सरकार होती है उसके कानून को ज्यादा महत्व दिया जाएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं संघ सूची के अंदर कौन कौन से विषय आते हैं। ठीक है, आपको पता चलेगा संघ सूची किसे बोलते हैं, जिसको हम केंद्र सूची भी बोल सकते हैं, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, जो केंद्र सरकार होती है, वो इस पे कानून बनाती है। तो इसमें जो कुल विषय होते हैं वो 97 होते हैं, 97 टोटल इसमें सब्जेक्ट होते हैं। अब इसमें भारत की रक्षा, परमाणु ऊर्जा, विदेशी मामले, युद्ध और शांति, विदेशी क्षेत्राधिकार, नागरिकता, परिवहन, रेलवे और जो बैंकिंग से संबंधित जितने भी विषय होते हैं, इनके लिए जो भी कानून बनेगा वो सारे के सारे केंद्र सरकार के द्वारा बनाए जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं राज्य सूची की। इसमें टोटल 66 विषय हैं। ठीक है, टोटल 66 सब्जेक्ट हैं इसके अंदर। इसमें कौन कौन से आते हैं, सार्वजनिक व्यवस्था, सड़क, पुलिस, स्थानीय प्रशासन, कृषि, पेयजल, स्वच्छता, और एक चीज यहाँ पे, आपातकाल में जो केंद्र सरकार होती है वो राज्य की सूची के विषयों पर कानून बना सकती है संसद की सहमति से। ठीक है, अब समवर्ती सूची में क्या होता है कि राज्य और जो केंद्र सरकार होती है दोनों मिलकर कानून का निर्माण कर सकती है। इसमें टोटल जो विषय होते हैं वो 52 यानी कि 52 होते हैं, और संघर्ष की स्थिति में केंद्र को अधिक महत्व दिया जाता है। जो केंद्र ने कानून बनाया उसको ज्यादा तवज्जो दिया जाता है। इसमें क्या होता है, आर्थिक सामाजिक नियोजन, जनसंख्या नियोजन, परिवार नियोजन, शिक्षा, वन, जंगली जानवरों और पक्षियों का संरक्षण। ठीक है, अब बात करते हैं विधेयक किसे कहते हैं तथा इसके विभिन्न प्रकारों की चर्चा कीजिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे विधेयक किसे कहते हैं। तो विधेयक आपको पता है, प्रस्तावित जो कानून होता है उसके मसौदे को यानी कि उसके ब्लूप्रिंट को विधेयक कहा जाता है। ठीक है, तो अब कानून में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, कानून क्यों लाया जा रहा है, ठीक है, इसकी क्या आवश्यकता है, इसके क्या क्या उद्देश्य रहेंगे, इसको इम्प्लीमेंट करना क्यों जरूरी है, इसकी क्या जरूरत आ रही है, और इसमें जो भी सजा आएगी, जो भी सजा के प्रोविजंस होंगे, ठीक है, वो उसमें क्या क्या रहेंगे, किस तबके पर ये लागू होगा, किस जो अलग अलग लेवल होते हैं गवर्नमेंट के कहाँ तक ये जाएगा। तो इन सभी चीजों का जो एक ब्लूप्रिंट होता है उसको हम बोलते हैं विधेयक। विधेयक को संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि जो राज्यसभा और लोकसभा होती है उनके किसी भी सदन में, संसद के जो दो सदन होते हैं किसी में भी इसको पेश किया जा सकता है। ठीक है, तो विधेयक जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। पहला होता है सरकारी विधेयक, दूसरा होता है निजी विधेयक। अब दोनों को हम काफी अच्छे से डिस्कस करेंगे। बात करते हैं सरकारी विधेयक की, तो इसको सार्वजनिक विधेयक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यानी कि एक सार्वजनिक विधेयक को हम सरकारी विधेयक कह सकते हैं। किसी मंत्री द्वारा संसद की किसी भी सदन में पेश किए गए विधेयक को सरकारी विधेयक कहा जाता है। अब जो सरकारी विधेयक होता है वो किसी मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है संसद के किसी भी सदन में, चाहे वो लोकसभा में कर सकता है चाहे वो राज्यसभा में कर सकता है। जो भी प्रस्ताव आया उसी को सरकारी विधेयक, ठीक है, कहा जाता है। इसे केवल सत्ता पक्ष द्वारा पेश किया जा सकता है क्योंकि मंत्री जो होगा वो हमेशा सत्ता पक्ष का ही होगा। ठीक है, तो सत्ता पक्ष ही इसको सरकारी विधेयक को पेश कर सकता है। यह सत्ता पक्ष की नीति को दर्शाता है। ठीक है, यानी कि सरकार किस तरह का काम करने की सोच रही है, किस तरह का काम कर रही है, उन चीजों को ये दर्शाता है सरकारी विधेयक। संसद द्वारा इस विधेयक की अनुमोदन की अधिक संभावना होती है। अनुमोदन यानी कि उसके पारित होने की संभावना अधिक रहती है। ठीक है, क्योंकि अगर आप देखोगे संसद में जो सत्ता पक्ष होगा उसके जो कैंडिडेट होंगे, उसके सदस्य होंगे काफी ज्यादा होंगे, तभी वो सरकार में बैठी है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि सरकार कोई भी प्रस्ताव लेके आएगी
तो वो ऑटोमेटिकली उसके जो सदस्य होते हैं उसको पास कर देते हैं, ठीक है। तो उसके अनुमोदन की अधिक संभावना रहती है। इस विधेयक को 7 दिन पूर्व सूचना के साथ सदन में पेश किया जाता है, यानी कि किसी भी मंत्री को कोई भी विधेयक पेश करना होता है तो 7 दिन पहले यानी कि 1 हफ्ता पहले उसको सूचना देनी होती है सदन में, तब उसके बाद वो पेश कर सकता है। तो इस विधेयक के मसौदे यानी कि उसका जो ब्लूप्रिंट होता है उसको तैयार करने की जो जिम्मेदारी होती है संबंधित विभाग या फिर मंत्रालय की होती है। यानी कि अगर कोई वित्त मंत्री है, कोई विधेयक पेश करना चाहता है तो उसके लिए जो ब्लूप्रिंट बनाने का काम होगा वित्त मंत्रालय जो हमारा होता है वो करेगा, ठीक है। अगर शिक्षा से संबंधित है तो जो हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट है, एजुकेशन मिनिस्ट्री है, वो उस चीज को करेगी। बात करते हैं निजी विधेयक की, ठीक है, यानी कि प्राइवेट जो हमारा बिल होता है उसके बारे में। तो इसे गैर सरकारी विधेयक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। जो विधेयक मंत्री के अलावा किसी भी अन्य सदस्य द्वारा पेश किया जाता है वह निजी विधेयक कहलाता है। यानी कि मंत्री को छोड़ दें तो संसद में जितने भी सदन होते हैं उनके द्वारा इसको पेश किया जाता है। यह विपक्ष दल की नीतियों को दर्शाता है और संसद द्वारा इसके अनुमोदन की संभावना जो कम होती है, क्योंकि जो निजी विधेयक होते हैं उनको विपक्ष के जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा इसको प्रस्तावित किया जाता है, उनके द्वारा पेश किया जाता है। तो विपक्ष का बहुमत कम होता है संसद में, तो इसलिए उसको पारित होने की संभावना काफी कम होती है। यह आमतौर पर सदस्य द्वारा वापस ले लिया जाता है। जब वो पारित नहीं होगा तो सदस्य उसको वापस ले लेता है। इस विधेयक को पास करने के लिए सदस्य को 1 महीने पहले सूचना देनी होती है, यानी कि 1 महीने पहले उसको बताना होता है कि मुझे इस विधेयक को प्रस्तावित करना है, ठीक है, सदन में पेश करना है। तो उसके बाद 1 महीने बाद वो कर सकता है। और विधेयक के जो ब्लूप्रिंट होता है उसको तैयार करने की जो जिम्मेदारी होती है वो पूरी तरह उसी सदस्य के ऊपर होती है। वो सदस्य जो भी विधेयक बनाना चाहता है उसका जो ब्लूप्रिंट होता है, उसके उद्देश्य होते हैं, उसकी आवश्यकताएं होती हैं, ठीक है, उन चीजों को वो तैयार करता है अपनी ब्लूप्रिंट के अंदर में। अब कुछ विधेयक अलग अलग होते हैं, उनको डिस्कस करते हैं। कुछ संशोधन विधेयक होते हैं। यह विधेयक जो मौजूदा कानून या संविधान की किसी भी प्रावधान में बदलाव का प्रस्ताव करता है, ठीक है। यानी कि अगर किसी को लगता है कि संविधान में कुछ परिवर्तन करने चाहिए, कुछ संशोधन करने चाहिए, कुछ बदलाव लेके आने चाहिए, तो उसके बदलाव से संबंधित जो प्रस्ताव होता है उसी को संशोधन विधेयक कहते हैं। अब ये जो विधेयक है वो सिर्फ जो हमारा प्रस्तावना होती है उसको छोड़ के जो संविधान के अलग अलग भाग होते हैं, अनुच्छेद होते हैं, उनमें परिवर्तन कर सकता है। मूल विधेयक वह विधेयक होता है जो नए विचार और नीति का प्रस्ताव रखता है, यानी कि कुछ नए कानून के बारे में कुछ नए विचार लेके आता है, नई नई नीतियों का प्रस्ताव रखता है, उसको बोलते हैं मूल विधेयक। वित्त के मामले में संबंधित विधेयक को धन और वित्त विधेयक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यानी कि जो पैसों से रिलेटेड कोई भी जो विधेयक होता है उसको धन विधेयक और वित्त विधेयक के नाम से जाना जाता है। कानून निर्माण की प्रक्रिया को विस्तार से प्रक्रिया की विस्तार से व्याख्या कीजिए, ठीक है। यानी कि जो भी हम कानून बनाते हैं, संसद में बनता है, उसकी क्या क्या प्रक्रिया होती है उसको डिस्कस कीजिए। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, ठीक है। तो कानून निर्माण की प्रक्रिया 3 चरणों में पूरी होती है। 3 स्टेप होते हैं इसके। पहला होता है प्रथम वाचन यानी कि फर्स्ट रीडिंग होती है, दूसरी द्वितीय वाचन यानी कि सेकंड रीडिंग, और थर्ड रीडिंग होती है तृतीय वाचन, ठीक है। अब फर्स्ट रीडिंग की अगर हम बात करते हैं प्रथम वाचन की, तो इस चरण में विधेयक को संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी इसको पेश किया जा सकता है। यदि विधेयक सरकारी हो तो मंत्री द्वारा, और निजी है तो अन्य सांसद के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। ये चीज आपको पता है। विधेयक को प्रस्तुत करने वाला सदस्य सदन को विधेयक का शीर्षक तथा उसके उद्देश्य बताता है, यानी कि जो भी उसको प्रस्तुत करता है, ठीक है, सदस्य सदन को विधेयक का शीर्षक किससे संबंधित है, उसके उद्देश्य बताता है, क्या क्या इसके उद्देश्य हैं, इसको क्यों इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए, ठीक है। विधेयक पर कोई चर्चा नहीं होती है और अनुमति प्राप्त की जाती है, यानी कि यहाँ पे कोई भी चर्चा नहीं की जाती है, ना ही कोई संशोधन किया जाता है, कोई बहस वगैरह नहीं होती है फर्स्ट रीडिंग के अंदर में, और डायरेक्ट सिर्फ जो उनकी अनुमति होती है उसको प्राप्त किया जाता है। तो विधेयक को गजट में शामिल किया जाता है। अब अनुमति प्राप्त हो जाती है उसके बाद इसको गजट में शामिल कर लिया जाता है, यानी कि जो हमारा राजपत्र होता है गजट, उसमें शामिल इसको कर दिया जाता है। फिर आती है सेकंड रीडिंग। सेकंड रीडिंग में ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी पे ही कुछ ना कुछ जो इंपॉर्टेंट जो विधेयक होते हैं उन पे चर्चा किया जाता है। तो विधेयक के सभी बिंदुओं पर विचार विमर्श किया जाता है, ठीक है, यानी कि उस पे कुछ वाद विवाद बहस होती है। और इसमें भी 3 स्टेप होते हैं। तो पहला होता है साधारण बहस की प्रक्रिया होती है, यानी कि
उसमें कुछ बहस होती है, उसमें संशोधन के बारे में बात की जाती है, ये गलत है, इसमें ये चीज़ ऐड करी जानी चाहिए, इस तबके को ज़्यादा महत्व दिया जाना चाहिए, इन चीज़ों की जो बातें होती है वो साधारण बहस की प्रक्रिया में की जाती हैं। फिर उसके बाद क्या किया जाता है कि जितने भी संशोधन के संबंधित विचार होते हैं वो समिति के द्वारा समिति को प्रस्तुत किए जाते हैं, समिति इस पे अपनी विचार रखती है, ठीक है, यानी कि अपनी रिपोर्ट को संसद में पेश करती है। और फिर संसद के जितने सदस्य होते हैं उस जितनी भी समिति ने विचार दिए उनको अपनाते हैं, उनके ऊपर बहस करते हैं, ये सही है, इनको रखो, इनको हटाओ यहाँ से, ठीक है। तो ये होता है सेकंड रीडिंग। मतलब जो कानून का मसौदा तैयार करने की जो पूरी जिम्मेदारी होती है वो सेकंड रीडिंग के या फिर द्वितीय वाचन के अंतर्गत की जाती है। फिर आता है द्वितीय वाचन, ठीक है, यानी कि थर्ड रीडिंग। तो इस चरण में जो प्रभारी सदस्य होता है प्रस्ताव रखता है कि संशोधित विधेयक पर मतदान किया जाए। अब क्या होता है कि जो जिसने भी सदस्य जिसने जिसने भी ये प्रस्ताव रखा है वो कहता है कि संशोधित विधेयक पर मतदान किया जाए, यानी कि अब उसमें संशोधन हो चुका है, उसमें बहस हो चुकी है, समिति ने अपने विचार रख दिए हैं, तो अब उस पर मतदान की बारी आती है। तो विधेयक के अंतर्गत कोई इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, यानी कि अब उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता, कुछ चेंजेस उसमें नहीं किए जा सकते हैं। सदन का जो अपेक्षित बहुमत होता है उसको मिलने पर विधेयक पारित हो जाता है, यानी कि संसद के किसी भी सदन में इसको पेश किया गया, उसका जो एक बहुमत होता है, अपेक्षित बहुमत, आधे से ज्यादा या एक तिहाई जो बहुमत होता है मिलने पर जो विधेयक होता है वो पारित हो जाता है। ये होता है थर्ड रीडिंग में, पहले किसी भी एक हाउस में अंदर, यानी कि एक सदन में। अब सदन जो सदन के दूसरे सदन जो संसद का जो दूसरा सदन होता है उसमें इसको पेश किया जाता है विधेयक को। अब क्या होता है, इस यहाँ पर भी वही चलता है, प्रथम द्वितीय एवं तृतीय वाचन होता है। फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग यहाँ पे भी होती है, जो पहले सदन के अंदर चली थी। अब इसमें क्या होता है कि बिना संशोधन के यदि कोई विधेयक पारित कर दिया जाए तो विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाता है। यानी कि अब इसमें अगर यहाँ पे कोई भी चर्चा नहीं की जाती है, कोई भी इसमें परिवर्तन नहीं किया जाए, कोई संशोधन नहीं किया जाए, तो ये जो विधेयक हो दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाता है। विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करने के लिए भेज दिया जाता है, यानी कि राष्ट्रपति के पास उसको उसके हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। यदि दूसरा सदन 6 महीने तक कोई कार्यवाही ना करे तो गतिरोध की स्थिति उत्पन्न होती है। यानी कि जैसे समझ लो कि लोकसभा ने कोई बिल पास किया, उसके बाद उसको राज्यसभा में भेजा, यदि राज्यसभा उसके ऊपर 6 महीने तक कोई कार्रवाई नहीं करती है तो इसमें क्या होता है, गतिरोध यानी कि कॉन्ट्राडिक्शन, संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। तो इसी संघर्ष को खत्म करने के लिए जो राष्ट्रपति होता है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है, ज्वाइंट सेशन जिसको बोलते हैं। अब इसके बाद विधेयक को फिर से पारित किया जाता है, ठीक है, और फिर से 2/3 जो बहुमत होता है संसद का संयुक्त बैठक का उसको हासिल किया जाता है। उसके बाद विधेयक पर राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर करता है और फिर वह एक कानून या फिर एक अधिनियम का रूप ले लेता है, ठीक है। तो ये होती है पूरी प्रक्रिया विधेयक से कानून बनने की, ठीक है। कानून निर्माण प्रक्रिया में जो संसदीय समितियां होती हैं उनकी क्या भूमिका होती है। संसदीय समिति के बारे में आपकी जो नेक्स्ट यूनिट है वो पूरी इसी पे, इसकी उत्पत्ति के बारे में, इसके महत्व के बारे में, कौन कौन सी समितियां होती है उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट यूनिट में, यूनिट नंबर 3 में। तो अभी जस्ट हम इसकी सिर्फ भूमिका, इसका क्या इंपॉर्टेंस होती है उसको देख लेते हैं। तो मंत्रालयों के बीच में समन्वय स्थापित करना, यानी कि अलग अलग जो मंत्रालय होते हैं उनके बीच में समन्वय, कोऑर्डिनेशन को स्थापित करने के लिए, बैलेंस रखने के लिए ये अपनी भूमिका निभाती है। किस तरह से कि जैसे समझ लो कोई एक मंत्रालय है, ठीक है, तो वो किसी कानून को लेके आना चाहता है, उसके कुछ अलग रूल हैं, लेकिन दूसरा मंत्रालय किसी और तरीके से उसको पेश करना चाहता है, तो उनके बीच में जो संघर्ष होता है, उसको खत्म करने में ये जो संसदीय समितियां होती हैं, अलग अलग संसदीय समितियां होती हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उनके बीच में संघर्ष को खत्म करती है, ठीक है, कुछ बीच का जो हल होता है वो निकालने की कोशिश करती हैं। जांच के उपकरण होते हैं, यानी कि उनके बीच में कोई भी जो मंत्रालय होता है, ठीक है, उनमें अगर कोई भ्रष्टाचार की कुछ मामले दिखाई देते हैं उनकी जांच करती हैं। और भी कई तरह की जो रिपोर्ट्स वगैरह पेश करनी होती हैं, कोई कानून होता है उसके ऊपर जांच करना होता है, देश में जो पूरे अलग अलग मामले होते हैं उनके ऊपर जांच करनी होती है, तो ये संसदीय समितियां करती हैं और उसकी जो रिपोर्ट होती है वो सदन में पेश की जाती है। ये लघु संसद का कार्य करते हैं, यानी कि लघु संसद यानी कि स्मॉल जो सांसद संसद होती है, स्मॉल पार्लियामेंट की तरह काम करती है, क्योंकि इसमें इसमें पक्ष के भी सांसद होते हैं, विपक्ष के भी सांसद होते हैं और कुछ अधिकारी भी होते हैं। तो ये एक ऐसा मंच इसको प्रोवाइड करा जाता है जहाँ पे ये सभी लोग आपस में किसी भी नीति पे, किसी भी विधेयक पर चर्चा कर सकते हैं। विधानमंडल और कार्यपालिका पर निगरानी करते हैं, यानी कि कार्यपालिका और विधानमंडल के लिए एक प्रहरी की तरह काम करती हैं, वॉच डॉग की तरह काम करती हैं, ये अपना काम सही से कर रहे हैं, नियमों का उल्लंघन ना हो, संविधान के दायरे में रहकर काम करें।
संसद के दबाव को साझा करते हैं, यानी कि संसद के ऊपर जो काम का प्रेशर होता है उसको कुछ अपने ऊपर लेती हैं और कुछ संसद के बीच में, तो इससे जो कानून बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो सहज हो जाती है। ठीक है, किसी एक के ऊपर दबाव नहीं रहता है। अधिकारियों को विधेयक के अध्ययन के लिए मंच प्रदान करती है ये। ठीक है, ये चीज़ें होगी। और आज की इस वीडियो में बस इतना ही है, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसकी जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। ठीक है, तो आप इसको ज्वाइन करके एकलव्य स्नातक वन सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं और PDF को एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू।